तो ये हो गया है नॉर्मल रास। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे थे? अपन पढ़ रहे थे ड्रग्स अफेक्टिंग रास। यहाँ ड्रग्स तो आए ही नहीं, तो अपन ड्रग्स कब देते हैं? जब कोई डिसीज हो तब देते हैं। यहाँ पे डिसीज कौन सी है? तो यहाँ पे मेनली डिसीज जो है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जो डिसीज है वो मेन डिसीज है अपने यहाँ पे। अभी हाइपरटेंशन होता क्या है? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन एक डिसीज है। उस डिसीज को क्योर करने के लिए अपन वेरियस ड्रग्स देते हैं। जो पर्सन 60 ईयर्स 70 ईयर्स के अबव होते हैं उनमें हाइपरटेंशन होता है। लेकिन ये होता क्यों है? हाइपरटेंशन होता क्यों है? क्यों हो रहा है ओल्ड एज के पर्सन को? बिकॉज ऑफ रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैकेनिज्म की वजह से ये हाइपरटेंशन होता है। कैसे होता है? नॉर्मली तो क्या रहता है, रास इनएक्टिव रहता है। यानी पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो रास इनएक्टिव रहेगा। अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो रास एक्टिव हो जाएगा। ये अभी अपन ने सीखा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। ओल्ड एजेस में क्या होता है, रास हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी ये एक्टिव रहता ही है। ओल्ड एज में क्या होता है, रास हाइपर एक्टिव हो जाता है। पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80 है, रास मैकेनिज्म एक्टिव है, तो उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो 120/80 से तो इंक्रीज ही हो जाएगा, 140/90 हो जाएगा। तो रास जो क्या करता है, अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। ब्लड प्रेशर इज लो देन इट नॉर्मल blood pressure. If blood pressure is normal, then it increase blood pressure. तो ये जो रास करता है, तो इस रास को रोकने के लिए ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन के लिए अपन वेरियस प्रकार के ड्रग्स देते हैं। तो वो कौन से प्रकार के ड्रग्स है वो अभी अपन देखते हैं। तो अपन ने ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्यों किया है 3 ही कैटेगरी में, वो भी अपन बताते हैं। वो सब अपने को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पता चल जाएगा। अपनी नॉर्मल मैकेनिज्म क्या थी, एंजियोटेंसिनोजन था, वो कन्वर्ट हो रहा था एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो रहा था एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये वेरियस ऑर्गन में जाके अपना काम करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अभी ये एक्टिव मॉलिक्यूल है। अभी अपन कौन से ड्रग्स दे जिसकी वजह से ये A2 अपना काम करना बंद कर दे? अपने को ये A2 को बनने से रोकना है। तो A2 कहाँ से बन रहा है, A1 से बन रहा है। और A1 कहाँ से बन रहा है, एंजियोटेंसिनोजन से बन रहा है। ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो रहा है A1 में विद द हेल्प ऑफ रेनिन। तो अपन यहाँ पे रेनिन इनहिबिटर दे सकते हैं, तो जिसकी वजह से इसका कन्वर्शन नहीं होगा तो A1 में, तो A1 का फर्दर कन्वर्शन नहीं होगा A2 में, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा नहीं। तो पहली कैटेगरी आ गई है रेनिन इनहिबिटर्स। इसको इनहिबिट कर दो। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। A1 बन गया है, एंजियोटेंसिन 1 बन गया है, तब तो ये ड्रग्स देने से कुछ मतलब नहीं है। तो A1 का कन्वर्जन हो रहा है A2 में, और कौन करा रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अपन यहाँ दे सकते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसको इनहिबिट कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा तो A1 का कन्वर्जन नहीं होगा A2 में। तो दूसरी कैटेगरी आ गई अपनी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एक स्टेप और आगे चलते हैं। A2 का भी कन्वर्शन हो गया है और ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये वेरियस ऑर्गन्स में जाएगा और अपना काम करेगा।
रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। वेरियस ऑर्गन, जो 6 प्रकार के ऑर्गन थे, उनके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। तो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो A2 तो बनेगा, लेकिन उसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो अपना काम करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से तीसरी कैटेगरी आ गई है एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB ब्लॉकर। तो ARB ब्लॉकर ये अपनी तीसरी कैटेगरी है। तो इस प्रकार से अपन ने ड्रग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना रेनिन को कर दो, तो वो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं करने देगा, तो आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। ये अगर बन गया है, A1 बन गया है, तो A2 को बनने से रोक दो। A2 किससे बनेगा, A1 से। कौन कराता है, AC कराता है, तो AC इनहिबिटर दे दो। अगर A2 बन गया है तो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दो। तो अभी अपन वेरियस ड्रग्स देखते हैं। तो सबसे पहले अपन रेनिन वाला ही देख लेते हैं, एलिस किरण। अगर जिसके सफिक्स में किरण हो तो वो रेनिन इनहिबिटर रहेगा। तो इसका एक ही ड्रग है, एलिस किरण, तो ये इजीली याद हो जाएगा। दूसरा जो मेन हेडिंग अपनी जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वो है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। कौन सिक्रेट किया है इसको, लंग सिक्रेट किया है। तो इसमें जो सफिक्स रहेगा वो प्रिल रहेगा। ये देखो, सब में प्रिल आ रहा है सफिक्स, सब में प्रिल है सफिक्स, तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। नालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रमीप्रिल, फोसिनोप्रिल और ट्रेंडोलोप्रिल। तो जिसके सफिक्स में अगर प्रिल है तो AC इनहिबिटर, जिसके सफिक्स में किरण है तो रेनिन इनहिबिटर। तीसरा आ जाएगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो इसके सफिक्स में रहेगा सार्टन। देखो सब में लो सार्टन, कैंडी सार्टन, वेल सार्टन, टेलमिन सार्टन, इर्बे सार्टन, तो ये अलग प्रकार के सार्टन है। जिसके सफिक्स में प्रिल है तो वो AC इनहिबिटर, जिसके सफिक्स में किरण है वो रेनिन इनहिबिटर, और जिसके सफिक्स में सार्टन है वो ARB ब्लॉकर्स। ये दो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ACE इनहिबिटर है। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर, अब अपन इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो कुछ नहीं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट नहीं होने देगा एंजियोटेंसिन 2 में, और फर्दर एक्शंस नहीं होंगे। तो ये AC को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो जिसको अगर नॉर्मल वाली रास मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो उसको बाकी की सारी मैकेनिज्म आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए अपन ने सबसे पहले नॉर्मल रास पढ़े थे। तो अभी अपन देखते हैं इसके डायरेक्ट अभी इंटरेक्शंस देखेंगे। तो AC के इंटरेक्शंस क्या है। इंटरेक्शन का मतलब होता है, मैंने AC इनहिबिटर्स ड्रग्स लिए, यानी मैंने एक प्रकार से समझ लो कैप्टोप्रिल ली, और इसके साथ मैंने कोई दूसरी ड्रग्स ली, उन दोनों का क्या इंटरेक्शन हुआ उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो अब किसके साथ ये ड्रग्स लेना नहीं चाहिए वो अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अपने को पोटेशियम सप्लीमेंट्स या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, उनके साथ नहीं लेना चाहिए। अभी डायूरेटिक्स आ गया, ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अपन डिटेल में लेंगे। इसकी 3 कैटेगरीज होती है ड्रग्स के, हाई सीलिंग, इंटरमीडिएट सीलिंग और लो सीलिंग। लो सीलिंग में पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, जिसके अंदर आता है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, उसके साथ या फिर पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ AC ही इनहिबिटर्स नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हाइपरकैलेमिया कर देते हैं। हाइपरकैलेमिया मतलब, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, और कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम, यानी पोटेशियम ज़्यादा कर देंगे। कहाँ कर देंगे, ब्लड में कर देंगे ज़्यादा। कैसे कर देंगे वो भी देख लेते हैं।
तो मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा 3 प्रोटीन और 2 एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है A1 में, A1 कन्वर्ट होता है A2 में। यहाँ कराता है अपना रेनिन और यहाँ कराता है अपना तीसरा। अपन आते हैं इंडोमिथासिन। ये एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ये अपन एनसेड्स में पढ़ेंगे। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये अलग से बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसको अपन डिटेल में लेंगे। ये करते क्या है? ये हाइपोटेंसिव एक्शन करते हैं। हाइपोटेंसिव, हाइपो का मतलब होता है कम और टेंशन मतलब होता है ब्लड प्रेशर। मतलब ये ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। इंडोमिथासिन ब्लड प्रेशर को कम करेगा। और एसी इनहिबिटर क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो ये अपनी प्रॉब्लम थी तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। इसका मतलब ब्लड प्रेशर को कम कर रहा था। तो एसी इनहिबिटर भी ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है और ये भी ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। दोनों ब्लड प्रेशर को कम कर देगा तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इंडोमिथासिन के साथ नहीं लेना चाहिए। चौथा आ जाता है एंटाएसिड। एंटाएसिड्स ये अपन जीआईटी में पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर में। एंटाएसिड्स कौन से होते हैं तो उसके साथ भी नहीं लेना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? पर्सन ने टेबलेट ली और वो कितनी एब्जॉर्ब हुई ब्लड में, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जो डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं अपन ब्लड में उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, लेकिन ओरली बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है और एंटाएसिड्स और कम कर देंगे। तो जो नॉर्मली कैप्टोप्रिल को, जो एसी इनहिबिटर्स को काम करना था वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनके साथ नहीं लेना चाहिए। तो ये अभी अपन ने पढ़े इंटरेक्शंस। अब अपन इसके पढ़ेंगे यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके यूजेस। तो अब हम एसी ही इनहिबिटर के यूजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूज है अपना हाइपरटेंशन। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग है या फिर कह सकते हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है। हाइपरटेंशन में और भी ड्रग्स यूज की जाती हैं जिसमें से ये 4 नाम मैंने लिखे हैं। उसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं ABCD। ए से आ जाएगा एसी इनहिबिटर, बी से आ जाएगा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर अलग अलग प्रकार के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये अपन ANS में पढ़ते हैं। सी से आ जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये अपना अगला ही टॉपिक है। और डी से आ जाएगा डायूरेटिक्स। तो ये सारी चीजें हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, ठीक है। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है? तो इसके ये 4 एडवांटेज दिए नीचे। तो बाकियों के कंपेयर में ये ऐसी ही इनहिबिटर बेहतर होती है। क्यों होती है वो अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन नहीं करती। नो पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अभी पोस्चुरल हाइपोटेंशन का क्या मतलब होता है? कोई भी पर्सन रात को जब सोता है और जब सुबह उठता है तब उसे हल्का सा चक्कर आते हैं 5-10 सेकंड के लिए, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन की वजह से हुआ। जब वो सोया था तो ब्लड उसके पूरे बॉडी में था, ब्रेन में भी था, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो एकदम से सारा ब्लड ब्रेन से हटके लेग्स में चला गया। क्यों हुआ ऐसा? ग्रेविटी की वजह से हुआ। लेकिन बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है और वो रिकवर हो जाता है। तो 5 से 10 सेकंड में वो ठीक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो ऐसे ही इनहिबिटर के केस में ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन नहीं होता है। दूसरा, सेफ इन अस्थमेटिक एंड डायबिटिक पेशेंट में। अभी बीटा ब्लॉकर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है दोनों में, अस्थमेटिक पर्सन में भी और डायबिटिक पर्सन में भी, लेकिन ये सेफ है। जबकि डायूरेटिक्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डायबिटिक पेशेंट में। तीसरा है नो हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, यूरेसीमिया मतलब यूरिक एसिड का अकोमुलेशन, जिसकी वजह से गॉट की बीमारी हो जाती है। तो ये डायूरेटिक्स वाले पेशेंट में होता है। जो डायूरेटिक्स के ड्रग ज्यादा लेता है उनमें गॉट की बीमारी कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ये चौथा है मिनिमम वर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी नॉर्मल लाइफ को ये अफेक्ट नहीं करता है। नॉर्मल लाइफ में स्लीप हो गया, सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो गया। दूसरा आ जाएगा CH, कंजक्टिव हार्ट फेलियर।
ये क्या होता है, ये एक प्रकार का वीक हार्ट होता है, वीक हार्ट होता है। अभी हार्ट वीक है तो अपने को हार्ट का लोड कम करना पड़ेगा। दो प्रकार के लोड होते हैं, प्री लोड और आफ्टर लोड। ठीक है, इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि ये अपना हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी ऊपर से आया एसवीसी, नीचे से आया आईवीसी और यहाँ से जाएगा आयोटा। ठीक है, एसवीसी और आईवीसी ये यहाँ से अपन मेजर करते हैं प्री लोड और आयोटा से अपन मेजर करते हैं आफ्टर लोड। तो एसीई इनहिबिटर डिक्रीज बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो एसीई इनहिबिटर वेसोडाइलेशन करते हैं, किसका, एसवीसी, आईवीसी और आयोटा का। तो वेसोडाइलेशन ऑफ एसवीसी एंड आईवीसी की वजह से तो प्री लोड कम होगा और आयोटा का डायलेशन हो जाता है तो आफ्टर लोड कम होता है। तो इससे हुआ क्या, जो पेशेंट सीएचएफ के हैं, कंजक्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, उनके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अपन एसी इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, तीसरा अपन आ जाते हैं, तो तीसरा अपना है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये क्या होता है, ये हार्ट अटैक होता है। ये क्या होता है, ये हार्ट अटैक होता है, तो उसमें भी अपन देते हैं एसी इनहिबिटर। प्रोफाइलैक्सिस इन हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट्स। कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट यानी एक प्रकार से मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो प्रोफाइलैक्सिस इन हाई मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले पेशेंट में भी अपन देते हैं। वे प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बचाव। अगर कोई पेशेंट है जिसको ओबिसिटी हुई है, डायबिटिक भी है, या फिर एकदम सेडेंट्री लाइफ जी रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और उस पर्सन को हाइपरटेंशन भी है, तो उसको हाई रिस्क है किसका, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। तो उस केस में अपन एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। फिर आ जाएगा अपना डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, डायबिटिक क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी का क्या मतलब होता है, अगर ग्लूकोज ब्लड में रहता है, अभी ब्लड के थ्रू अगर किडनी में चला गया, उसे बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर ग्लूकोज रेटिना में चला गया तो उसके बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। या फिर ग्लूकोज नर्व्स में चला गया तो उसे बोलेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की डायबिटिक होती है। तो अपना तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्लोमेरुलस खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस डैमेज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटीन के लॉस को बोलते हैं हाइपर प्रोटीन यूरिया। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा जाएगा तो इसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। 6 आ जाएगा स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस। ठीक है, तो इसके 6 यूजेस है। तो अपन ने इसकी एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक से अपन याद करेंगे। होम केयर्स मेक्स पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। होम के एच से आ जाएगा हाइपरटेंशन, सी से आ जाएगा कंजक्टिव हार्ट फेलियर, मेक्स के एम से आ जाएगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पी से आ जाएगा प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डी से आ जाएगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एस से आ जाएगा स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये ट्रिक की मदद से 6 के 6 यूज याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो ये भी अपन ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं कि एक एक होता क्या है। तो सबसे पहले आता है कफ। अभी लंग्स में प्रेजेंट है ब्रेडिकाइनिन। अभी ब्रेडिकाइनिन कन्वर्ट होता है इनएक्टिव प्रोटीन में, किसकी मदद से, एसी ही की मदद से। लेकिन अभी अपन ने क्या दिया है, एसी ही इनहिबिटर्स दिए, तो इसका मतलब एसी बनेगा नहीं। इसका मतलब ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होगा नहीं। और ब्रेडिकाइनिन जब अकुमुलेशन होता है
जब ब्रेडिकाइनिन का एक्यूमुलेशन होता है तब वो कफ पैदा करता है। कफ भी कौन सा पैदा करेगा? ड्राई कफ पैदा करेगा। ठीक है, तो पहला एडवर्स इफेक्ट है कफ। दूसरा है एंजियोन्यूरोटिक इडेमा। इडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, एंजियोन्यूरोटिक का मतलब होता है कि ये क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल टिश्यू में होता है। क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल टिश्यू में होता है। ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट रहेगा टिश्यू, वहाँ वहाँ ये इडेमा होगा। जैसे कि लेनिंग्स में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, लिप में हो सकता है, नोज में हो सकता है। तो यहाँ यहाँ इडेमा होगा, यानी स्वेलिंग हो जाएगी। तीसरा है प्रोटीन यूरिया। अभी अपन ने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस खराब हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा जाता है, तो प्रोटीन यूरिया। चौथा है टेस्ट डिस्टर्बेंस। ठीक है, केडी त्रिपाठी में टेस्ट डिस्टर्बेंस का दूसरा नाम दिया है डिसगुनिया, तो डिसगुनिया भी होता है। अदर में आ जाएगा हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग। सिक्स इंपॉर्टेंट है। सिक्स है हाइपर कैलेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई किसमें? ब्लड में। क्यों हो गई वो पहले बताया है मैंने, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि 3 प्रोटीन और 2 एंजाइम थे अपने पास। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ A1 में, A1 कन्वर्ट हुआ A2 में, A2 अपना एक्टिव था, वो चला गया एड्रिनल कॉर्टेक्स में, वहाँ से सिक्रेट किया अल्डोस्टेरोन और वहाँ पे सोडियम का रिटेंशन कर देता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कर देता है। ये नॉर्मल थी, फिर अपन ने दे दिया AC इनहिबिटर, तो इसका रिवर्स चले जाएगा और सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा और पोटेशियम का रिटेंशन हो जाएगा। पोटेशियम का रिटेंशन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाइपरकेलेमिया। ठीक है, सातवां आ जाएगा रीनल फेलियर। अभी ग्लोमेरुलस खराब हो गया था तो उससे प्रोटीन बाहर जा रहा था यूरिन में, तो ये एक प्रकार का किडनी फेलियर हुआ, रीनल फेलियर हुआ। आठवां आ गया इचिंग। इचिंग रहता ही है हर। आठवां आ गया इचिंग। इचिंग यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। नाइन्थ आ गया लो बीपी। ठीक है, अभी अपन कर क्या रहे हैं? रास क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था। अपन रास को रोक रहे हैं, इसका मतलब AC इनहिबिटर देख के रास को रोक रहे हैं, इसका मतलब ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने का दूसरा नाम है हाइपोटेंशन। तो लो बीपी हो जाती है कभी कभी, तो इसको भी अपन एक ट्रिक से पता करेंगे। तो इसको भी अपन एक ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका ट्रिक का इसका पहला प्रोटोटाइप ड्रग ही है। कौन सा? कैप्टोप्रिल। तो यही इसकी ट्रिक है। C से आ जाएगा कफ, A से आ जाएगा एंजियोइडेमा, P से आ जाएगा प्रोटीन यूरिया, T से आ जाएगा टेस्ट डिस्टर्बेंस, O से आएगा अदर, P से आ जाएगा पोटेशियम इंक्रीज। पोटेशियम इंक्रीज को क्या बोलते हैं? हाइपरकेलेमिया। 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा रीनल फेलियर, फिर आ जाएगा इचिंग और फिर आ जाएगा लो बीपी। तो ये अपने एडवर्स इफेक्ट हो गए। यूजेस की ट्रिक है होम केयर मेक पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, तो इससे 6 के 6 यूजेस याद रह जाएंगे। और एडवर्स इफेक्ट की ट्रिक है कैप्टोप्रिल, तो इससे अपने को 9 के 9 एडवर्स इफेक्ट याद हो जाएंगे। तो एक बार अपन ओवरव्यू देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी कार्डियोवास्कुलर ड्रग। उसमें अपन ने रास सिस्टम स्टार्ट किया। रास सिस्टम में अपन ने सबसे पहले रेनिन के बारे में पढ़ा कि रेनिन होता क्या है, फिर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखी, फिर एंजियोटेंसिन 2 का देखा कि वो कौन से 6 ऑर्गन है जहाँ पे वो काम करता है। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 2 का फिट देखा। फिर अपन ने इसने सबको समराइज किया एक चार्ट में, ये पूरा समरी थी। फिर अपन ने इसके वेरियस ड्रग्स देखे, रास इनहिबिटर के, रेनिन को इनहिबिट करने वाला, AC को इनहिबिट करने वाला और रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला। फिर उसके इंटरेक्शंस देखे, फिर यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू।